हरिपुर में रहने वाले बूढ़ा कृष्णा दास की एक बेटी थी जिसका नाम प्रेरणा था। वो जन्म से ही गूंगी थी लेकिन बहरी नहीं थी। प्रेरणा के पड़ोस में रहने वाले गोपाल को बचपन से ही प्रेरणा से बहुत लगाव था। वो साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। देखो प्रेरणा, बात ऐसी है कि बसंतपुर के महाराज रणजीत सिंह अपने राज्य में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और हाँ, उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि चंदन की लकड़ी बसंतपुर में तो नहीं मिलती। अब मैं क्या करूंगा कि चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ महीने बाद बसंतपुर जाकर महाराज रणजीत सिंह को काफी ऊंचे दामों में चंदन की लकड़ी बेचूंगा और बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। हाँ, तब तब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना, बोलो? ये सुनकर प्रेरणा वहां से चली गई। अपने घर पहुंचने पर वो सोचने लगी, गोपाल बहुत ही गरीब है। जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट जैसे तैसे पालता है। मुझे भला वो कैसे सुखी रख सकता है। ओफो, प्रेरणा ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, अरे मैं तो उसके इशारों की भाषा भी समझ लेता हूँ। वो नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हाँ। दिन यूं ही बीत रहे थे। गोपाल रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन जब कृष्णदास अपने खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब प्रेरणा ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है तो वो तुरंत गोपाल को बुलाकर घर में ले आई। गोपाल ने जब कृष्णदास की तबीयत खराब देखी तो वो तुरंत वैद्य को बुलाकर ले आया, लेकिन वैद्य के द्वारा दी गई औषधिया का कृष्णदास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार एक दिन कृष्णदास ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा बेटी, अब मैं बचूंगा नहीं। मैं तो चाहता था कि तेरी शादी कर दूं, फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर 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 मेरे जाने के बाद तुझे घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराना। पड़ोस के गांव गोरखपुर में मेरा तांत्रिक दोस्त शंखनाद रहता है। तू गोरखपुर जाकर शंखनाद से मिलना और उसको ये पत्र दे देना। वो तेरे लिए कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देगा। साथ ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। इतना कहने के बाद कृष्णदास की मौत हो गई। अगले दिन जब गोपाल प्रेरणा के घर पर आया तो उसने देखा कि प्रेरणा अपना सामान एक पोटली में बांध रही है। वो समझ गया कि प्रेरणा कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अरे, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई देती हो। कहाँ जा रही हो प्रेरणा? प्रेरणा ने इशारों में गोपाल को बता दिया कि वो गोरखपुर जा रही है। अरे लेकिन क्या तुम यहाँ नहीं रह सकती प्रेरणा? मेरे साथ मेरी बनकर मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हर तरीके से समझता हूँ। प्रेरणा ने गोपाल को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया।
हाँ ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। मैं गोरखपुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा, क्या कहती हो? प्रेरणा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों में गोपाल को समझा दिया कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो चली जाएगी। प्रेरणा जब गोरखपुर गांव पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर वो बहुत डर गई। असल में गोरखपुर गांव में मौत की तबाही मची हुई थी। पिछले 2 दिनों से पूरे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से गांव वाले मर चुके थे। गांव में हर जगह मृत्यु का तांडव देखते हुए प्रेरणा एक जगह पर पहुंची। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक झोपड़ी में से किसी के कर्राने की तेज आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर वो रुक गई। वो झोपड़ी के अंदर गई तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। बेटी, बेटी तुम कौन हो? इस समय तुम साक्षात मेरे लिए देवी बनकर आई हो। मैं तांत्रिक शंखनाद हूँ बेटी। दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, मगर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। तुम जरा सी तकलीफ कर सकती हो क्या? वो सामने कमंडल में जो जल रखा है ना, वो मेरे मुंह में डाल दो। प्रेरणा ने आगे बढ़कर कमंडल उठाया और वापस पलटकर तांत्रिक शंखनाद के पास पहुंची, लेकिन तब तक तांत्रिक शंखनाद मर चुका था। हे राम, ये तो मर चुका है। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? इतने लंबे सफर के बाद प्रेरणा को बहुत तेज प्यास लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए उसने कमंडल का जल पी लिया। वो गट-गट करती सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक आदमी ने प्रवेश किया और बोला, अरे वाह वाह वाह, इतनी सुंदर छोकरी! अरे सरदार जल्दी आओ। अरे देखो तो सही, एक छोकरी है। अरे हाँ सरदार, देखिए तो सही, कितनी सुंदर कन्या है। हम तो इस गांव में केवल लूटपाट के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ तो हमें एक सुंदर लड़की भी मिल गई। क्यों सरदार, क्यों ना इसे भी अपने साथ ले चले, हैं? क्या कहते हैं? नहीं। अरे मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई? मैं तो बिल्कुल गूंगी थी। अरे ओ सुंदरी, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझी? चलो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मेरे करीब मत आना। मैं तो सचमुच बोलने लगी हूँ। लगता है वो कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रेरणा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना। छोड़ दो मुझे। भगवान करे तेरी टांगें टूट जाए और तेरी आंखें भी फूट जाए। उसका इतना कहना ही था कि डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। अरे हाय 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 हाय, अरे मेरी आंखें, अरे मैं तो अंधा हो गया। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरी टांगे, अरे मेरी अरे मैं तो चल भी नहीं पा रहा। अरे सरदार के साथ जो दूसरा साथी था
वो घबराकर झोपड़ी से बाहर निकल आया और अपने साथियों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा। अरे साथियों, अंदर जो लड़की है वो मुझे कोई डायन लगती है। उसने जो कुछ भी कहा वो सच हो गया। उसने कहा सरदार की टांग टूट जाए और वो लंगड़ा हो जाए। देखो, उसने कहा सरदार अंधा हो जाए और वो अंधा हो गया। अरे रे 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 रे, वो अवश्य ही कोई जादूगरनी या डायन है। अरे मैं तो कहता हूँ हम सबको यहाँ से भाग लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। कहीं उसने हमारे बारे में कुछ कह दिया तो? अरे भागो! बाकी सब डाकू वहाँ से भाग चुके थे। अब वहाँ पर सिर्फ प्रेरणा और वो अपाहिज डाकू ही बचा था। डाकुओं का सरदार, जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, प्रेरणा से कहने लगा, अरे अरे सुनो, अरे सुनो देवी, मुझ अंधे और अपाहिज को यहाँ छोड़कर मत जाओ। परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? तुम तो चल भी नहीं सकते और इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की ज़रूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं भी तुम्हें अपने साथ रख सकती हूँ। प्रेरणा की बात पूरी ही हुई कि डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। वाह, ये तो कमाल हो गया। इसके बाद प्रेरणा घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्दी ही वो गोरखपुर गांव की सीमा से बाहर आ गई और एक अन्य गांव बसंतपुर में जा पहुंची। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी वीरान बस्ती में आ गई हूँ। इतने मकान हैं पर सबके दरवाजे बंद है। कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। परंतु रात हो गई है। रात को सफ़र करना ठीक नहीं है। यही किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो तुम? मैं एक परदेसी हूँ बाबा। रात भर के लिए मुझे यहाँ पर शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ, आ जाओ। उस आदमी के घर में वो और उसकी पत्नी थी। प्रेरणा ने उनसे पूछा, बाबा, अभी तो ज़्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है बाबा? अरे मत पूछो बेटी, इस गांव में रोज रात को न जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर जो भी प्राणी दिखाई दे उसे उठाकर ले जाता है। अरे मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को अंदर कर लेता। अगर वो राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वो तुम्हारे घोड़े को अवश्य ही उठा ले जाएगा। हाँ, और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो? हाँ, काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसे ही होगा। अरे ये क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा रणजीत सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1,00,000 अशर्फियां दी जाएंगी। हाँ, तब तो ये इनाम मुझे ही मिलेगा। हाँ, तुम्हारी बातें हौसला देने वाली हैं, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उसे तुम्हारा एक घोड़ा कैसे मार देगा? सुनो बेटा, तुम जाकर खाना खाओ और सो जाओ। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए, है ना? चलो। प्रेरणा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। प्रेरणा की आंखें खुली तो घर के मालिक ने कहा, अरे अरे कमाल हो गया बेटे, अरे कमाल हो गया, उस घोड़े ने सचमुच ही उस राक्षस को मार दिया। अरे बाहर चलकर देखो, अरे राक्षस मरा पड़ा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी चलो बेटा। प्रेरणा उठकर बाहर आई। बाहर बहुत भीड़ थी
और वो विशालकाय राक्षस वहाँ मरा पड़ा था। प्रेरणा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मर जाने की खबर राजा रणजीत सिंह के पास पहुंची। ये क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हाँ, हमें यकीन नहीं आता। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं कि उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। जाइए। तब सेनापति वहां पहुंचा जहां प्रेरणा रुकी हुई थी। उसने प्रेरणा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है। कृपया आप मेरे साथ चलिए। चलिए। प्रेरणा सेनापति के साथ चल पड़ी, किंतु उसे मालूम नहीं था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा है। वो मन ही मन सोच रहा था, हाँ, लड़की तो अच्छी है। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1,00,000 मुद्राएं मुझे ही मिल जाएंगी। रुको, बात करता हूँ। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रेरणा से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? अरे क्या बात करते हो चाचा, तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रेरणा का इतना कहना ही था कि सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया और वो सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया। अरे इस लड़की ने जो कहा वो सच हो गया। अरे ये जरूर कोई माया भी है। हाँ। फिर भी सेनापति प्रेरणा को लेकर राजमहल पहुंचा। राजा ने सेनापति को देखकर कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति से मिलती है। अरे मैं आपका सेनापति हूँ महाराज, मगर मेरी ये दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा रणजीत सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने अपनी हालत का कारण प्रेरणा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वो लड़की प्रेरणा मुझसे कहने लगी, अरे सेनापति हो तुम, मैं किसी सेनापति से ही शादी करना चाहती थी, किंतु तुम तो बूढ़े हो। उसका इतना कहना था कि मैं बूढ़ा हो गया। महाराज, ये लड़की बहुत ही खतरनाक है। ये जो कहती है वो सच हो जाता है। सेनापति से प्रेरणा की इस विशेषता के बारे में जानकर राजा रणजीत सिंह सोच में पड़ गए। विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने अपने महामंत्री विचार सेन को बुलाया। महामंत्री जी, ये लड़की जो कुछ कहती है वो सच हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे विचार से हमें इस लड़की को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। मतलब? अरे मतलब ये महाराज कि हम इसे रहने के लिए अच्छा घर, खाने पीने के लिए बढ़िया पकवान और आराम के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने देश के दुश्मनों को दबाने में और उसका नाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री विचार सेन की योजना के अनुसार ही हुआ। प्रेरणा के रहने के लिए एक शानदार महल और सेवा के लिए नौकर नौकरानियां उपलब्ध करा दी गई। प्रेरणा के पहनने के लिए बहुत सी सुंदर सुंदर आभूषण दिला दिए गए। कुछ दिनों बाद राजा रणजीत सिंह ने महामंत्री विचार सेन के सुझाव पर अमल करते हुए प्रेरणा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ बेटी, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? हमारा पड़ोसी राज्य सुजानपुर बड़ा ही शक्तिशाली है। उसका राजा अर्जुन सिंह
हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। यदि राजा अर्जुन सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा देश तबाह हो जाएगा। हमारे ज्योतिषी ने कहा है कि यदि तुम जैसी कोई कुमारी कन्या भगवान से प्रार्थना करे कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए तो ही हमारा देश बच सकता है। किसी का बुरा चाहना तो कोई अच्छी बात नहीं है महाराज, पर किसी बुरे आदमी का बुरा चाहना मेरे विचार में बुरी बात नहीं है। मैं आज ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजा अर्जुन सिंह मर जाए और उसकी सेना में महामारी फैल जाए। राजा रणजीत सिंह के इरादों से बेखबर प्रेरणा ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसे करते ही राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी सेना में महामारी फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा रणजीत सिंह ने फिर से प्रेरणा को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया और उससे कहा, बेटी, हमारे पड़ोसी राज्य ज्वालापुर की जनता पानी के अभाव से प्यासी मर रही है। वहाँ की नदियाँ सूख चुकी हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आ जाए और सारा राज्य पानी पानी हो जाए। किंतु महाराज, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, तुम तो सीधे भगवान से प्रार्थना कर सकती हो और तुम्हारी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। प्रार्थना करो कि ज्वालापुर में बाढ़ आ जाए। जब प्रेरणा ने ज्वालापुर में बाढ़ आने की बात जुबान से निकाली तो सारे ज्वालापुर में भयंकर बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालापुर में बाढ़ की खबर जब राजा रणजीत सिंह और उनके महामंत्री विचार सेन को पता चली तो वो दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। वाह 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 महामंत्री, ये तो कमाल हो गया। हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु राज्यों की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। यदि हम इन राज्यों पर आक्रमण कर दें तो हमारी विजय निश्चित होगी। प्रेरणा ये नहीं जानती थी कि वास्तव में राजा रणजीत सिंह ने उसे अपनी स्वार्थ सिद्ध का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीते, हर तरह की सुख सुविधाएं होते हुए भी प्रेरणा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। कितने नौकर नौकरानियां हैं मेरे सेवा के लिए, परंतु फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। उस रात जब प्रेरणा गहरी नींद में सो रही थी तो उसके महल में महामंत्री विचार सेन साथ में 2 सैनिकों को लिए घुस गए। अरे महामंत्री जी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, धीरे बोलो, मैं सब बताता हूँ। हमारे राजा रणजीत सिंह ने आपकी वजह से अपने 2 शत्रु राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अब वो इस डर से आपकी हत्या करवाना चाहते हैं कि कहीं कल को आप उनके लिए ही खतरा ना बन जाएं। हाँ, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी महामंत्री जी। अरे मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपकी बात हमेशा सच हो जाती है। इसीलिए महाराज रणजीत सिंह ने सोचा कि कल को आप बसंतपुर की महारानी बनने के सपने ना देखने लगे, इसीलिए उन्होंने आपकी हत्या का आदेश दे दिया है। हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज ऐसा आदेश दे सकते हैं। हाँ, मगर सच्चाई तो यही है। आप इन सैनिकों से पूछ लीजिए। मैंने अपनी जान जोखिम पर डालकर आपको बचाया है। हाँ। फिर महामंत्री विचार सेन ने अपने विश्वास पात्र साथियों की मदद से प्रेरणा को यह विश्वास दिला दिया कि राजा रणजीत सिंह सचमुच ही उसे मार देना चाहते हैं। भगवान की कसम, मैंने तो कभी महारानी बनने का विचार तक नहीं किया, किंतु अब मैं महारानी बनकर रहूंगी। मगर ऐसे कैसे हो सकता है महामंत्री जी? अरे बड़ी आसानी से हो सकता है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि महाराज रणजीत सिंह और उनके परिवार पर राजमहल की छत गिर जाए। इस प्रकार से महाराज और उनके परिवार की मौत हो जाएगी और तब मैं अपने सैनिकों की मदद से
तुरंत राज सिंहासन पर अधिकार कर लूंगा और राजा बन जाऊंगा। फिर मैं तुमसे विवाह करके बसंतपुर की तुम्हें महारानी बना दूंगा। क्या कहती हो? ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजमहल की छत गिर जाए और महाराज की मृत्यु हो जाए। परंतु यदि आपने झूठ बोला तो भगवान आपको मिट्टी का बना दे। प्रेरणा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि महामंत्री विचारसेन मिट्टी की मूर्ति में बदल गया। अगले ही पल विचारसेन के सभी सैनिक क्षमा मांगने लगे। बाद में प्रेरणा के पूछने पर सैनिकों ने बताया, महामंत्री विचारसेन के दिमाग में राजा रणजीत सिंह को मरवाकर राजा बनने का विचार आया था। वास्तव में महाराजा रणजीत सिंह ने तो आपके किसी बुरे की कल्पना तक नहीं की थी। हाँ। फिर प्रेरणा के कहने पर वो सभी सैनिक महाराज रणजीत सिंह के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने सारी सच्चाई महाराज को बता दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि महामंत्री विचारसेन ऐसा कर सकते हैं। प्रेरणा, अब तुम क्या चाहती हो बेटी, बोलो। महामंत्री विचारसेन की बातों से एक कामना अवश्य प्रेरणा के दिल में घर कर गई थी और वो थी महारानी बनने की। महाराज, मैं बसंतपुर की महारानी बनना चाहती हूँ। महाराज, मुझे विश्वास है कि आप मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मगर बेटी, हमारी और तुम्हारी उम्र में बड़ा ही अंतर है। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपसे विवाह करने की तो मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती, किंतु आप अपने पुत्र के साथ मेरा विवाह कर सकते हैं। यह सुनकर राजा रणजीत सिंह को हंसी आ गई। फिर उनके चेहरे पर विषेद की रेखाएं उभर आई। हाँ? बेटी, भगवान ने मुझे 4 बेटे दिए थे, किंतु मेरा सबसे बड़ा बेटा आज से 15 वर्ष पूर्व, जब वो 10 साल का था, एक सरोवर में डूबकर मर गया। उससे छोटे 2 बेटे 10 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे, परंतु एक शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया और दुर्भाग्य से वो मेरे दोनों बेटों को उठा ले गया। उस दिन के बाद से मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र सिर्फ 8 साल की है और वो उम्र में तुमसे बहुत छोटा है। अब बताओ, क्या अब भी तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी? नहीं महाराज, किंतु मैं बसंतपुर की महारानी बनना ही चाहती हूँ। तो मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए आपको ही कोई उपाय करना होगा। प्रेरणा की जिद के आगे महाराज स्वयं को बेबस महसूस कर रहे थे। उस सभा के बाद महाराज जब अपने कक्ष में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप बहुत ही उदास है। राजा रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बताया और प्रेरणा के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। महारानी, उस लड़की की वाणी में बहुत ताकत है। वो जो कहती है वो सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगले दिन महाराज ने प्रेरणा से कहा, तो बेटी, हमने फैसला किया है कि कल सुबह तुम्हारे राजमहल के बाहर जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा, उससे तुम्हारा विवाह करवाकर मैं उसे अपना राजपाट सौंप दूंगा। इस प्रकार से वो बसंतपुर का राजा बन जाएगा और तुम हो जाओगी बसंतपुर की रानी। राजा रणजीत सिंह की बात सुनकर प्रेरणा बहुत खुश हो गई। किस्मत की बात यह थी कि उसी रात प्रेरणा का बचपन का साथी गोपाल
चंदन की लकड़ियाँ का गट्ठर लेकर बसंतपुर पहुंचा। उसे पता चला था कि महाराज रणजीत सिंह को अपने राजमहल में एक मंदिर का दरवाज़ा बनाने के लिए चंदन की लकड़ियों का ज़रूरत है। सुबह सुबह गोपाल लकड़ियाँ का गट्ठर लिए राजमहल पहुंचा। तभी संयोग से प्रेरणा भी बाहर निकल आई। अरे गोपाल, तुम यहाँ पर? प्रेरणा, तुम राजमहल में, और तुम बोलने कैसे लगी? तभी राजा रंजीत सिंह वहाँ आ पहुँचे। प्रेरणा बेटी, तुमने राजमहल से बाहर निकलकर इस व्यक्ति को सबसे पहले देखा है। हम तुम्हारा विवाह इसी से करवा देंगे। फिर उसी दिन बड़े ही धूमधाम से गोपाल और प्रेरणा का विवाह संपन्न हो गया। प्रेरणा का कन्यादान स्वयं राजा रंजीत सिंह और उनकी पत्नी ने किया। विवाह पूरा होने के बाद महाराज ने कहा, बेटी, कल हम तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर ये राज्य त्याग देंगे। इसीलिए आज हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। फिर प्रेरणा और गोपाल ने राजा रंजीत सिंह और महारानी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भोजन किया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था, किंतु भोजन करने के बाद अचानक प्रेरणा को चक्कर आने लगा। मुझे ये क्या हो रहा है? प्रेरणा, मुझे भी चक्कर आ रहा है। हमें जरूर जहर दे दिया गया है। हम मरने वाले हैं। अरे, इससे अच्छा तो ये होता कि तुम हरिपुर गांव में ही गूंगी प्रेरणा के रूप में मुझे पति मान लेती। अरे रे! वास्तव में राजा रंजीत सिंह ने दोनों के भोजन में विष मिला दिया था। हाँ, मैं भी मरना नहीं चाहती गोपाल। जब तुम पति के रूप में मुझे मिल ही गए हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ हरिपुर गांव में गूंगी ही भली थी। जहर के असर से प्रेरणा और गोपाल तुरंत अपने होश खो बैठे, किंतु वो मरे नहीं। जब उन्हें होश आया तो वे स्वयं को हरिपुर गांव में पाया। अरे, ये हम कहाँ पर आ गए? ये तो अपना ही घर है। ये कौन है? प्रेरणा? अरे प्रेरणा, तुम ही हो? प्रेरणा ने हाँ में सिर हिलाया। बहुत कोशिश करने पर भी वो जुबान से कुछ ना कह सकी। वो फिर से गूंगी हो गई थी। वास्तव में तांत्रिक शंखनाथ के यहाँ से उसने जो चमत्कारी जल पीकर चमत्कारी पानी प्राप्त की थी, वो उसकी अपनी ही बात के कारण नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही इच्छा जाहिर की थी। मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा था, और सपने में मैंने ये भी देखा कि तुम बोलने लगी हो। खैर, कोई बात नहीं। मुझे तो तुमसे प्यार है प्रेरणा। मैं तुम्हारे इशारों की भाषा भी समझ लेता हूँ। तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर से गूंगी होकर भी प्रेरणा बहुत खुश थी, क्योंकि गोपाल के रूप में उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिल चुका था, और गोपाल की माँ तो उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी।